है, क्या संयोजन है बजट को लेकर के, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, कल पूरे दिन इससे लिए बैठना पड़ा कि पता लगे कहाँ क्या हो रहा है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पूरे दिन के बजट की सारी बातें सुनी, समीक्षा सुनी। देखिए, जहाँ सत्ता पक्ष है वो तारीफ करेगा, विपक्ष जो है वो खराब लगेगा तो विरोध करेगा, लेकिन विरोध करना उसे चाहिए, क्योंकि सही मायने में बजट कभी बहुत शानदार नहीं आता है। तो विपक्ष ने विरोध किया, सत्ता पक्ष ने उसकी तारीफ की, लेकिन देश के तमाम अर्थशास्त्रियों ने कई चैनल्स पे जो बैठे, उन्होंने 10 में 2 नंबर दिए, 10 में 4 नंबर दिए, 10 में 6 नंबर दिए। किसी भी अर्थशास्त्री ने 10 में 10 नंबर नहीं दिए इसका। जबकि आज के वक्त में आप जानते हो कि वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलना कितना आज के लिए घातक होता है। इसका दंड बहुत लोग देश में भुगत रहे हैं, रवीश कुमार जैसा व्यक्ति जो वो भुगत रहा है। तो ये निश्चित मानिए कि पूरी तरीके से पूरे देश में अर्थशास्त्रियों ने इस बजट को कंडेम किया है। किसी कारण तारीफ कर दी, अलग बात। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अखबार में छपा है कि संकल्प ओढ़ान, संकल्प कौन करता है? संकल्प वो करता है जो पहले दिन गद्दी बैठता है और गद्दी पर बैठ के वो संकल्प करता है और वो उड़ान भरता है। लेकिन 9 साल बाद भी वही भाषा कि उड़ान भरेंगे और संकल्प कर रहे हैं। संकल्प होता है जो चीज आने वाले दिनों में होने वाली होती है। तो 2014 में संकल्प किया, उसका क्या हुआ? 2015 में संकल्प, उसका क्या हुआ? 10 बार का जो भाषण हुआ है इनका, अब तक मोदी जी का हर बार कुछ ना कुछ नई चीज आई, लेकिन कभी सत्यापन धरातल पे आज तक कभी नहीं आ पाई। दुर्भाग्य केवल ये रहा, सबसे बड़ा, जो मुझे उम्मीद भी नहीं थी ऐसी, कि किसान, गरीब और रोजगार, इसके बारे में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। ये बहुत विद्वानों ने कहा है रात में, जब मैंने देखा कि पूरे देश में जो हालात हैं किसान की फसलों के मूल्य नहीं मिलते हैं, किसान के मूल्य नहीं मिलते हैं। दूसरा है कि गरीब को, जो हमारा मजदूर है, उसकी जो रोज की रोजंदारी है, दिहाड़ी, वो पिछले 5-6 साल से वही रुकी हुई है, काम नहीं मिलता है। तो हमारा ये मतलब था कि जो किसान था उनकी फसल का उचित मूल्य का प्रावधान करते, जो बोरी उनकी चोरी करके 5 किलो घट गई थी उसका इंतजाम करते, खाद में दाम कम करते और खाद समय पर मिले इसका इंतजाम करते। रोजगार के लिए जो वादा था, संकल्प था 20 करोड़ का, वो 2 की संख्या नहीं पूरी हुई है। तो मतलब कितना फेल्योर बजट है ये, कि जो बातें उनकी रही। अच्छा, एक और सवाल है कि लगातार पूरे दिन एक चर्चा हुई है 7 लाख की, तो हमें समझ में नहीं आता 7 लाख की जो चर्चा हुई है, ये 7 लाख वाली चर्चा पूरे दिन हुई। अखबार में पहले हेडिंग भी यही है। मैं आपसे कहता हूं, देखिए, वर्ग लोग 3 बताते हैं कि वर्ग समाज में 3 होते हैं, अमीर, गरीब और मध्यवर्गीय। हम तो 6 भागों में बांट देते हैं, अमीर और उच्च अमीर, निम्न मध्यवर्गीय और उच्च मध्यवर्गीय, और गरीब और अति गरीब। इसमें जो 7 लाख का चक्कर चला है, मैं समझता हूं कि 7 लाख आमदनी वो दिखाते हैं जो बहुत पैसा कमा के 7 लाख दिखाते हैं। धरातल में 30-40 लाख कमाने वाला भी अपना टैक्स आजकल देश में नहीं देता है, और इनकम टैक्स की पूरी जो 3% देश में मिलता है। जो अर्थव्यवस्था जो होती है देश की, उसमें 3% रोल है। तो 3% में भी उच्च मध्य वर्गीय को अगर ये छूट दी गई है कि 15,000 रुपए लगभग उसे साल में बचेंगे, तो इसी की तारीफ लगातार हो रही है। लगातार पूरे टेलीविजन पर वही चला। तो ये भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है। खाली जो उच्च मध्यवर्गीय को मदद दी गई है, छोटी सी मदद दी गई, केवल उसकी चर्चा की जा रही है। गरीब कैसे जिएगा, मकान कैसे बनेंगे, मकानों की घोषणा थी वो नहीं पूरी हुई। हम चाहते थे गांव जो आदमी खराब हालत में हैं उनकी घोषणा होती कि साल बना लेंगे, जैसे हमारी सरकार थी, जैसे मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह बोलते बहुत कम थे। मनमोहन सिंह का हर बजट भाषण 1 साल में क्रियान्वित होता था। यूपी हमारा इतना बड़ा है, यूपी के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, और बजट, एक तो बजट ये होता है, बीच में बजट चलते रहते हैं सरकार में। हम आपसे ये पूछते हैं कि 12 लाख करोड़ रुपए आज से 6 महीने पहले देश में उद्योगपतियों के माफ किए गए थे, सबने पढ़ा था। 74,000 थे, उसमें अडानी जी के। हम ये जानना चाहते हैं 12 लाख करोड़ रुपए का अचानक ये जो किया गया था, जो लोगों को छूट दी गई थी उद्योगपतियों को, वो क्यों दी गई थी? और हमारा प्रदेश जो है इतना बदहाल है, इसमें 2 लाख करोड़ केवल दिए गए। कोई बड़ा काम हमारे प्रदेश में नहीं हुआ। हमारे आसपास जनपदों में कोई उद्योग की बात नहीं हुई, कहीं कोई तरक्की की बात हमारे प्रदेश में नहीं की गई जहां हम रहते हैं, जहां पहले से सरकार उनकी है। तो ये निश्चित मानिए कि एक छल प्रपंच
और हमेशा जो वादा करते हैं, ये वादा, ये उड़ान, वो समर्पण, वो संकल्प, इसी में उलझ के बजट रह गया ये। मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ उनके लिए, मोदी जी के लिए, कि उलझा के रखा है कब से ख्वाबों और ख्यालों में, उलझा के रखा है कब से ख्वाबों और ख्यालों में, जिनका उत्तर नहीं मिलेगा ऐसे चंद सवालों में। हमारा पूरा देश उलझ जाता है उनकी बात सुन के। धरातल पे कुछ नहीं आता है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, रोजगार के नाम पर आप देखते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और जो बड़े लोग हैं, देखिए पोलें खुल रही हैं, अभी जो रिपोर्ट आई हिडेनबर्ग की, उससे अडानी जैसे आदमी का पोल खुलने लगी, उनका ग्राफ गिर गया। अब पता चला है कि LIC जहां हम लोग पैसा देते हैं और बैंक, ये स्टेट बैंक, इनका अरबों रुपए उनके पास है। तो आप समझिए कि क्या हालत देश की होने जा रही है कि अडानी जैसे आदमी पर आरोप लगने लगे हैं, वर्ल्ड की रिपोर्ट्स उनके खिलाफ आ रही हैं। इससे लगता है ये सरकार केवल अमीरों के लिए काम करती है, कुछ वर्ग के लिए काम करती है, और गरीब के लिए कोई भी योजना नहीं है। और चाहे फिर ये मान लो कि इसकी डोरी देश के उद्योगपतियों के हाथ में है, सरकार की डोरी। ये सरकार मोदी और निर्मला जी नहीं चला रही है, हम समझते हैं कि निर्मला जी चला रही है। इस सरकार को देश के उद्योगपति ही चला रहे हैं, इसलिए वो कभी धरातल में किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम करने की स्थिति में है ही नहीं। जब आपने कहा प्रदेश अछूता है, जबकि खुद देश के प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद है प्रदेश में, तो ऐसे में भी अगर प्रदेश अछूता है तो कैसे होगा? नहीं, हमने हमेशा कहा है कि किराए का मकान है। सारे दुनिया के उद्योगपति आखिर गुजरात में क्यों लगा रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में क्यों बना? 1,30,000 बैठ सकते हैं। सारा काम गुजरात में क्यों होगा? बैंकों का 70% फीसदी जो लोन है वो गुजरातियों पर डाटा देंगे, तो उनका मेन घर तो गुजरात है। यहाँ तो किराए मकान में रहने आए हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं, कल चले जाएंगे यहाँ से रहने वाले। तो इसलिए उनका कोई यूपी के लिए। और दूसरा ये है कि हमारा देश धर्मभीरू है, उन्होंने ना तो उद्योग लगाए हैं, ना रोजगार दिया है, ना किसानों की बेहतरी की है। हालात किसानों की वही है, गन्ना किसानों को कभी उनका पैसा नहीं मिल पाया है। इसलिए मैं कहता हूं प्रदेश के लिए उनके दिमाग में कोई अच्छा सोच नहीं है। केवल वोट लेने के लिए हमारे यहाँ वो आए हैं बनारस, और उन्हें एक मंदिर बड़ा बना के खड़ा जरूर कर दिया, लेकिन धरातल में जहां गरीबों के लिए काम होना चाहिए, किसानों के लिए काम होना चाहिए, वहां कोई ऐसा काम अच्छा नहीं किया है। ये सर्वविदित बात है। पूरे में 4-5 नहीं, 90,000 करोड़ लगा दिया, उसके क्या फायदा हुआ? आप बताइए ना, जिस देश में जब पूरब में इतनी गरीबी है, गोरखपुर है, बलिया, गाजीपुर में आप जाइए, जब कोरोना काल हुआ तो 9 करोड़ लोग इन क्षेत्रों के पूरे देश में काम करते थे। 50-60 लाख लोग तो पैदल चलकर आए 1200 किलोमीटर से। तब पता चला कि ये पूरब का इलाका, जो बिहार का पश्चिमी और हमारा यूपी का पूर्वी इलाका है, ये कितना बदहाल है कि वहां के आदमी अगर ये जरा भी इनके दिमाग में विकास की बात होती गरीब के लिए, तो सबसे पहले उद्योग धंधा लगाते पूरब में, जहां जाके इन्होंने अपना मकान बना लिया किराए का, जहां जरूरत है। इतनी गरीबी है कि 1-200 रुपए में आप 12 आदमी पलते हैं। और आज भी देश के अंदर ये रजिस्टर्ड रूप से लिखा हुआ है, सरकारी आंकड़े हैं कि 40 करोड़ आदमी, 30% उनका है, 40 करोड़ लोग आज भी 2 टाइम भोजन नहीं कर पाते। अक्सर हम एक शेर पढ़ते हैं कि अपने देश की हालत यारों लगती बड़ी निराली है, कहीं कहीं पर घोर अंधेरा, कहीं पर रोज दिवाली है। जो लोहिया जी कहा करते थे, लड़ाई उनकी नेहरू जी की होती थी, संसद में इसी बात पर होती थी कि बहुत आदमी बहुत बड़ा नहीं बनना चाहिए, रेशियो 10 और 100 का होना चाहिए, रेशियो 100 और 1000 का होना चाहिए। जो आज हालत ये आ गई है कि अडानी कमाते हैं दिन में 1600 करोड़ रुपए, और हमारा गांव का आदमी का रेशियो जो कमाने का है मात्र 180 रुपए है एक फैमिली का। ये आंकड़े हैं, ये कोई ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। एक मजदूर को 300 रुपए मिलते हैं, 20-22 दिन काम करता है, जोड़ो कितने हुए? तो आप समझिए कहां 1600 करोड़ रुपए और कहां 200 रुपए, कितना बड़ा और ये फासला बढ़ता जाएगा। तो आने वाले दिनों में निश्चित मानिए कि गरीब कब तक घर बैठे, आज ये कल क्रांति होनी है। दूसरी बात यह है कि जब भी तुलना करते हैं ये पाकिस्तान से क्यों करते हैं, चाइना से करिए। अभी इन्होंने कहा हमारी व्यवस्था पांचवी है देश के अंदर, 5वीं अर्थव्यवस्था है। आप डाटा देखिए, कोरिया की 3 बिलियन और ये उसकी कोरिया की 3, हमारी 3.5, ब्रिटेन की जरूर 4 है, लेकिन चाइना की 17 है, अमेरिका की 20 है। तो ये जो ड्रामाबाजी ऊपर लेवल पे कर देते हैं, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। 145 करोड़ हम है, 145 चीन में है, हमारी 3-3.5 है, उनकी 17 है। अमेरिका की आबादी 22 करोड़ है, उनकी 20 है।
ये ऊपर लेवल पर जो ड्रामेबाजी होती है उससे जनता को समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है देश में। इतना अवश्य है, किसानों ने बजट देखा होगा, हर आदमी टीवी देखता है, मजदूर ने देखा होगा, मध्य वर्गीय में जो नीचे वाला वर्ग है उसका कोई लाभ नहीं मिला है। वो छोटे दुकानदार दुकानें हम तो जानते हैं, समाज में रहते हैं, और हम तो चाहते हैं जब ये बनाया करें तो गांव में घूम जाया करें, एक सर्वे किया करें ये कि गांव जाएं, गांव में जाके देखें स्थिति किसान की क्या है, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इनके दिमाग में कुछ बातें हैं, लेकिन जाते नहीं है ना। हमारे शास्त्री किसी गाँव जाते हैं, आगे आके देखें गाँव में क्या हालत है, कितनी गरीबी है, कैसे आदमी जिंदगी यापन कर रहा है, तो कुछ सोचे उनके लिए। बड़े इमारतों में बैठ के फैसले होते हैं, वो फैसले कभी भी देश के गरीब के लिए नहीं हो सकते हैं। 9 साल का तो इतिहास ये रहा, आगे कोई उम्मीद भी नहीं है। उससे ज्यादा सीटें आई इसकी बीजेपी की, तो बराबर रिपीट क्यों कर रही है? देखिए ऐसा है, ये निश्चित मानिए कि हमारा देश, अगर आप ये सोचें तो कभी भी लोकतंत्र का तैयार नहीं था। 2000 जब 1950 की बात थी, 52 की, हमेशा देश को जातिवाद और धर्मवाद में डुबो के वोट लिए गए। कभी राम का नाम, कभी मस्जिद का नाम, कभी मंदिर का नाम, और भोला, जो हिंदुस्तान का जो आदमी भोला कहा जाता है, उसको आपस में लड़ा के, आपस में झगड़ा करा के, तमाम ऐसे मुद्दे ला के समाज के। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूं कि गोडसे के बीच में कहां से 4 साल से आ गए? ये बहुत बड़े संवाददाता ने अपने संपादकीय में लिखा, अखबार में, बड़ा अखबार है वो, कि पिछले 5 साल में गोडसे जी कहां से पैदा हो गए। गोडसे की फिल्म भी 2 आ चुकी है, एक गोडसे की फिल्म फिर आ रही है। ये क्या चीज है? गांधी जैसे व्यक्तित्व को भी आप मतलब उनको, उनके चेहरे पे काले पोत के आप क्या करना चाहते हैं? तो कारण ये है कि देश का आदमी भूला है और विपक्ष इकट्ठा नहीं हो पाता है। जिस दिन विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा, जो कि उम्मीद 24 में है, ये सरकार मोदी की चली जाएगी जब विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी भी तो वही राजनीति करने लगी, पिछड़े और शूद्र की। नहीं, वो तो ऐसा है, जब आप अटैक करेंगे, जब जैसे स्वामी प्रसाद जी ने कुछ कह दिया, हम सबने कहा उनका पर्सनल बयान है, शिवपाल सिंह ने भी कहा, उसके बाद भी फिर लगातार ये सिर काट देंगे, सिर कलम कर देंगे। सारे देश के अंदर जो आलोचना हुई तो कुछ लोग और भी मुखर हुए, फिर ये शूद्र वाली बात शुरू हो गई, तो वो सिलसिला चलता चला गया। और जब सिलसिला चलेगा तो बयानबाजी होगी, उन बयानों में आदमी, बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं। जब धैर्य खो देंगे तो अच्छी बात निकल के कभी नहीं आती। कुल मिला के देश के जो हालात, उसमें देश के हित के, देश हित न सोच के लोग पुरानी पाखंड में फंसे हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि देश तरक्की के राह पे नहीं जा रहा है। कथित रूप से आप कुछ भी कह दें, विदेशी अखबारों में निकलवा देते हैं, लेकिन विदेशी अखबार वो जिसमें हमारी आलोचना निकलती है, वो कई पटल में नहीं आते। विपक्ष को एकजुट करने के लिए पार्टी की क्या प्लानिंग है? आपने कहा कि नहीं, पूरी तरह प्लानिंग है। माननीय अखिलेश जी कई दौरे कर चुके हैं, पूरे देश के जो तमाम नेता हैं वो पूरे दौरे कर रहे हैं और दौरे करेंगे, और यह होना पड़ेगा। देखिए, एक ही तरीका है, विपक्ष जब पूरा एक हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद कल किसी को मिले, मैं कांग्रेस के सब दल इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये निश्चित मानिए आने वाले वक्त में सरकार बदलेगी, निश्चित बदलेगी। अखिलेश जी है प्रधानमंत्री का चेहरा, तो ये तो हमने शुरू से कहा है, काबिलियत के नाम पर, होशियारी के नाम पर, और 5 साल जो उन्होंने प्रदेश चलाया था उसके नाम पर वो शानदार चेहरा है। और अगर वक्त आएगा तो वो आदमी संभाल सकता है, उसमें क्वालिटी है, पूरे दुनिया में जाकर लोगों से बात करने की क्षमता है, योग्यता है, हाईली क्वालिफाइड है, आर्मी स्कूल से निकले हुए हैं। यानी कितना डिसिप्लिन होगा। नेताजी ने उन्हें आर्मी स्कूल भेजा था, इंजीनियरिंग कराया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भेजा, MBA वहां से किया। इसका मतलब फुल फ्लैश एक शानदार पात्र है प्रधानमंत्री पद के, अगर मौका मिलता है। अगर लगाया मैंने, देखिए उस दिन ये विवाद कर दिया लोगों ने, हम नहीं कहते, हम तो चाहते हैं, हम चाहते वो बने, लेकिन ये विपक्ष एकता तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, अगर हमारी सीटें आती हैं तो। कि वो दमनकारी नीति अपना रही है, और इसी दमनकारी नीति के चलते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई दफा हवाई यात्रा करने के लिए उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। ताजा मामला सामने आया है कि 4 फरवरी को उन्हें मुरादाबाद जाना है डिम्पल जी के साथ में, लेकिन प्लेन की अनुमति नहीं दी गई है। समाजवादी पार्टी ऐसे अफसरों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई चाहती है या हो सकती है, होनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो निश्चित मानिए कि जितने ये लोग जो बदमाशी करते हैं, आपको ध्यान होगा आज से 2-3 साल पहले इलाहाबाद जाना था अखिलेश यादव जी को, और वो जैसे ही उतरे थे वैसे ही उनको अधिकारी ने जो ऐसे बढ़ाया हाथ पकड़ तो रोक लिया। काफी मतलब डांट फटकार लगाई DM को उन्होंने कि आप मुझे पकड़ेंगे, आप पकड़िए।
तो ये निश्चित मानिए कि ये मोदी सब। अच्छा, मैं आपसे एक बात करता हूँ कि अभी माननीय शिवपाल सिंह जी बड़े प्यारे थे इन लोगों के, उन्होंने नेताजी के मृत्यु के बाद अपना पूरा समर्थन डिम्पल जी को दिया, जो उनका नैतिक दायित्व था। और जब समर्थन दिया, उनके साथ क्या हुआ, उनकी सुरक्षा ले ली गई, बहुत सी सुविधाएं हटा दी गई। एक और भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए जितने कोर्ट है, ये निश्चित मानिए, ये किरण रिजिजू ने कहा है कि जो ये जितने भी हमारे न्यायाधीश हैं, ये कुछ अपना लीग से हटके काम कर रहे हैं। पढ़ा होगा, एक चर्चा पूरी है। आखिर जैसे ही सीबीआई रिपोर्ट दी कि मुलायम सिंह के परिवार पर यह केस नहीं बनता है आज से अधिक संपत्ति का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना कर दिया कि दोबारा जांच होगी? ये सब काम अभी शुरू क्यों हो गए? अखिलेश जी की सुरक्षा क्यों हटा ली गई? शिवपाल सिंह के साथ जो हुआ, मकान ले लिया पहले, बाद में, उसके बाद अभी आके उनकी सिक्योरिटी ले ली गई। तो ये निश्चित मानिए कि पूरी तरह सरकार ये चाहती है हम दबा के कर दें, उनको दबा दें। लेकिन अब देश में दमन की राजनीति काम नहीं करेगी। अच्छा, आपके विभाग का एक आदमी रवीश कुमार था, उसके साथ क्या हुआ? एक ही तो आदमी था, एक आदमी था, अगर वो कुछ कह रहा था तो आपने उससे हटवा दिया। तो पूरे देश में दमन की राजनीति वो चलेगी नहीं है, ये चलने वाली नहीं है। निश्चित मानिए इस साल में जितना दमन करेंगे, जनता उतनी मुखर होकर सामने उनकी आएगी, और जितने नेता जो बैठे वो भी निकल के बाहर आएंगे अगर ये नहीं चलती रही तो। रवीश कुमार की चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही हैं काफी तेजी से, अगर समाजवादी पार्टी से उनका है स्वागत लड़ सकते हैं चुनाव? इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी अगर वो आ जाते हैं। ये एक बुद्धिजीवी आदमी जिसने डंकी की चोट पर लड़ाई लड़ी है, तो हम समझते हैं अगर कोई ऐसी बात होती है, हमारे दल के समर्थन में अगर आते हैं, वो दल में शामिल होते हैं, तो हम तो ही चाहेंगे कि इसकी पहल होनी चाहिए। ये काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन अगर वो आते हैं तो हमारे दल के लिए एक जो मेरा सोचना है, दल की इमेज बढ़ेगी कि हम ईमानदार लोगों को चाहते हैं, अच्छे पत्रकारों को चाहते हैं, उनको सम्मान देना जानते हैं। एक हमारी इस बात की जो चर्चा पूरे देश में होगी। जैसा माननीय अखिलेश जी का स्वभाव भी है, आप सब लोग जानते हैं कि उस आदमी का स्वभाव, निश्चित मानिए हम क्या तारीफ करें मौसे अपनी सरलता